हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 4 फॉर RSM SSB JEN के लिए। तो अभी तक आपने अगर 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 4। ये भी पावर सिस्टम से रिलेटेड है और इससे पहले भी हम पावर सिस्टम से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज के लिए। अगर किसी तरह का डाउट या क्वेरी आपको पूछनी है तो टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक क्लासेस इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 31। द लाइन ट्रैप यूनिट एम्प्लॉयड इन कैरियर करंट रिलेइंग। जो हमारा कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम हम यूज़ में लेते हैं तो उसमें एक लाइन ट्रैप होता है, एक वेव ट्रैप होता है। तो जब लाइन ट्रैप यूनिट जो है वो किस लिए यूज़ में ले रहे हैं या फिर वो क्या प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस दे रखे, ऑफर्स हाई इम्पीडेंस टू 50 हर्ट्ज पावर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ऑफर्स हाई इम्पीडेंस टू कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ऑफर लो इम्पीडेंस टू कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, एंड नन ऑफ द अबोव। तो आपका जो है लाइन ट्रैप यूनिट है वो क्या करता है, वो अपनी पावर फ्रीक्वेंसी को पास करता है, और वेव ट्रैप यूनिट जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी को पास कर रही है। तो लाइन ट्रैप यूनिट जो है किस लिए एम्प्लॉय करते हैं या फिर ये क्या ऑफर करता है, तो ये करता है ऑफर हाई इम्पीडेंस टू कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है अपना। वाइल यूजिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स, चोपिंग इज क्या है, करंट चोपिंग इज अ फिनोमिना ऑफन ऑब्जर्व्ड व्हेन। तो जब अपन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज में कर रहे होते हैं तो अपने पास एक फिनोमिना अकर होता है करंट चोपिंग। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ऑप्शंस दे रखे हैं। व्हेन ए लॉन्ग ओवरहेड लाइन इज स्विच्ड ऑफ, a bank of capacitors is switched off, a transformer on no load is switched off, एंड a heavy load is switched off। तो जो करंट चॉपिंग फिनोमेना होता है वो कब ऑब्जर्व होता है हमारे पास, जब हम ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड होता है उसको स्विच ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हेन अ ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड इज स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ होलो कंडक्टर्स बिकॉज। अपन जब कंडक्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो अपने पास एक सॉलिड कंडक्टर होता है, एक होलो कंडक्टर होता है, बंडल कंडक्टर होता है, काफ़ी तरह के कंडक्टर्स हम यूज़ में लेते हैं। तो होलो कंडक्टर क्यों यूज़ में लेते हैं, या फिर कोरोना लॉसेस जो होते हैं, होलो कंडक्टर और बंडल कंडक्टर जब हम यूज़ में लेते हैं तो कोरोना लॉसेस हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। तो रिड्यूस क्यों हो जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं, तो ऑप्शंस दे रखे हैं। द करंट डेंसिटी इज रिड्यूस्ड, द ईडी करंट इन द कंडक्टर इज एलिमिनेटेड, for a given cross section the radius of the conductor is increased, और बिकॉज ऑफ बेटर वेंटिलेशन इन द कंडक्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना लॉसेस अपना किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अपना जो इंडक्टेंस है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। जब होलो कंडक्टर यूज में लेते हैं तो गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और अपना जो इंडक्टेंस होता है एल वो क्या होता है, इसका कुछ फैक्टर है 2 × 10⁻⁷ एल एन डी अपॉन आर डैश। तो डी क्या है, आपकी स्पेसिंग है, और आर डैश जो है रेडियस है। अगर रेडियस इंक्रीज हो जाएगी तो अपना इंडक्टेंस कम हो रहा है यहाँ पे, और कोरोना लॉस में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के होता है। तो जैसे ही आर बढ़ेगा आपका, तो कोरोना लॉस जो है आपके पीएल जो होते हैं, आपका पीएल या पीसी बोल सकते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। In a power station, the cost of generation of power reduces most effectively when। जब हमारा पावर स्टेशन में हम जनरेशन पढ़ रहे होते हैं तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारा। तो जनरेशन ऑफ पावर की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड्स हैं अपने पास, ऑप्शंस दे रखे हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर अलोन इंक्रीजेस, both diversity factor and load factor increases, load factor alone increases, both diversity factor and load factor decreases। तो हम जब पढ़ते हैं पावर सिस्टम जनरेशन तो हमें पता होता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर जो होते हैं नियरली इक्वल टू 1 लेते हैं, या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए हमारा। वो क्यों लेते हैं, तो उसका यही रीज़न होता है कि इस वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हम डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर को मोर देन 1 लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हेन बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर इंक्रीजेस।
अगर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 35, जिसको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर पीडीएफ प्रोवाइड करानी है तो। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर ए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर विद स्टार साइड ग्राउंडेड द जीरो सीक्वेंस करंट। एक हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें स्टार साइड को ग्राउंड कर रखा है, तो पूछ रहे हैं कि जीरो सीक्वेंस करंट का क्या सीन है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है हैज़ नो पाथ टू ग्राउंड, ऑप्शन बी है एग्जिस्ट इन द लाइन्स ऑन द डेल्टा साइड, सी है एग्जिस्ट इन द लाइन ऑन स्टार साइड, एंड ऑप्शन डी है एग्जिस्ट इन द लाइन ऑन बोथ स्टार एंड डेल्टा साइड। तो लास्ट टाइम भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं वहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मर यूज़ में लेते हैं तो कौन सा कनेक्शन हम लेते हैं, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार, इस तरह से। तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं नॉर्मली हम स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए डेल्टा स्टार डेल्टा यूज़ में लेते हैं, लेकिन जब हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कंज्यूमर परमिसेस के यहाँ तो हम यूज़ में लेते हैं डेल्टा टू स्टार। और वो क्यों लेते हैं वो रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और सेम यही चीज़ है यहाँ पे कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर स्टार साइड को ग्राउंड कर दिया है तो जीरो सीक्वेंस करंट का क्या सीन होगा। यहाँ पे हम बनाकर देख सकते हैं कि ये अपना स्टार साइड है और ये अपना डेल्टा साइड है, ठीक है। अभी स्टार साइड है तो यहाँ से देख लीजिए इनपुट से स्टार है और स्टार साइड का क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है। तो कोई इम्पीडेंस है आपका ZN मान लेते हैं, उससे ग्राउंडेड है। यहाँ पे आपकी करंट आ रही है तीनों IA IB IC करके इनपुट करंट है और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है डेल्टा साइड में, तो ये इस तरह से है आपकी और यहाँ से आपकी करंट्स जा रही हैं, ठीक है। अब क्या कर रखा है, हमें जीरो सीक्वेंस करंट की बात कर रहे हैं तो स्टार साइड में क्या है, अपना स्टार साइड में ग्राउंड कर रखा है इसको, ठीक है। न्यूट्रल जो है इसका ग्राउंडेड है, तो जब जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है इसके अंदर तो ये अपनी लाइन साइड आ रही है, लाइन साइड के अंदर फ्लो होगी जीरो सीक्वेंस करंट। क्यों? क्योंकि उसको एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करा रखा है, कहाँ पे, ग्राउंड करके उसके न्यूट्रल को। और अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के अंदर कोई रिटर्न पाथ है नहीं, इसलिए वो जो जीरो सीक्वेंस करंट जो है वो यहाँ पे सर्कुलेट होती रहेगी, वो लाइन साइड में नहीं जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट इन द लाइन ऑन द स्टार साइड, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी वजह से हम जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द लोड इन द पावर स्टेशन हैविंग अ नंबर ऑफ जनरेटर यूनिट्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल द सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय। जब हमारा कोई भी एक पावर स्टेशन है वहाँ पे जनरेटिंग यूनिट्स होती हैं, आपको पता है जनरेटर्स जो है पैरेलल में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो लोड में जब चेंज होता है तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में भी चेंज हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमें सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो है उसको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर पावर सप्लाई कर रहे होते हैं, सब जगह जनरेट उसी फ्रीक्वेंसी पे करते हैं हम। तो इस वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, तो हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड होता है हमारे पास, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड होता है इस तरह से। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं अपन, ऑप्शंस दे रखे हैं। by adjusting the steam input to the units, by adjusting the field excitation to the generators, changing the load division between the units, इंजेक्टिंग रिएक्टिव पावर एट द स्टेशन बस बार। तो सिस्टम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के तीन मेथड होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी होता है। तो प्राइमरी मेथड जब हम यूज़ में ले रहे होते हैं तो गवर्नर से हम इनपुट को एडजस्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी को कम है तो, और ज़्यादा है तो डिक्रीज करते हैं इस तरह से। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय एडजस्टिंग द स्टीम इनपुट टू द यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द मेन कंसिडरेशन फॉर हायर एंड हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इज टू। जब हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि हम मोर वोल्टेज पे, मोर एंड हायर वोल्टेज पे हमें ट्रांसमिशन करना है। पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा हायर वोल्टेज चूज कर रहे होते हैं। तो वो क्यों करते हैं, मेन कंसिडरेशन क्या है इसका, किस वजह से हम हायर वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन पसंद करते हैं करना। तो इसका एक ही ऑप्शन है अपने पास
कि पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी हमें इंक्रीज करनी है, ठीक है। पावर जितनी ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होगी उतना ही हमें बेनिफिट है। तो इस वजह से हम हायर एंड हायर वोल्टेज पे हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होती है आपकी, वो किसके प्रोपोर्शनल में होती है, V² के प्रोपोर्शनल में होती है। तो सबसे मेन कंसिडरेशन आपका क्या है कि इंक्रीज पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे हायर वोल्टेज जब लेते हैं तो लॉसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन कंसिडरेशन हम लॉसेस का नहीं करते, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी का कर रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। फॉर एनी फिक्सड डिग्री ऑफ इंडक्टिव शंट कंपनसेशन एडिशनल सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन, हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पे इंडक्टिव शंट कंपनसेशन हमने यूज़ में ले रखा है किसी फिक्स डिग्री पे। तो शंट इंडक्टिव कंपनसेशन जब हम यूज़ में ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशनल सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन हम लगा देते हैं। तो दो तरह के कंपनसेशन हो गए हमारे पास, शंट कंपनसेशन एंड सीरीज कंपनसेशन। तो इस वजह से क्या इफेक्ट होता है, ऑप्शंस दे रखे हैं, इंक्रीजेज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लाइन। ऑप्शन बी है इंक्रीजेज वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। सी दे रखा है आपका डिक्रीजेज वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन। एंड डी है नन ऑफ द अबो। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लाइन कभी इससे इंक्रीज नहीं होती है, चाहे हम सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन करें या फिर इंडक्टिव शंट कंपनसेशन करें। ऑप्शन बी दे रखा है इंक्रीजेज वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। तो जब हम कैपेसिटिव कंपनसेशन करते हैं तो सर्ज इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, क्योंकि सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन जब हम करते हैं तो अपना ओवरऑल जो इम्पीडेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और सीधे रखा है आपका डिक्रीजेज वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबो। आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जब सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन हम यूज में लेते हैं तो अपना जो इफेक्टिव इम्पीडेंस होता है जेड वो रिड्यूस हो जाता है और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। जीरो सीक्वेंस करंट्स कैन फ्लो फ्रॉम ए लाइन इनटू अ ट्रांसफॉर्मर बैंक इफ द वाइंडिंग्स आर इन। तो अभी हमने देखा था कि लाइन से ट्रांसफॉर्मर बैंक में करंट्स फ्लो हो रही हैं, जीरो सीक्वेंस करंट्स। तो वो कब फ्लो हो सकती है, कितनी बार मैंने जीरो सीक्वेंस करंट्स के बारे में ही क्वेश्चन रखा है, जैसे पिछले वीडियो में भी रखा था एक, आज दूसरा क्वेश्चन आ गया है ये। तो ये इसलिए रखा है क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट पे घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और हमें वो सब चीज़ें याद में नहीं रहती है। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो इसका ऑप्शन आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राउंडेड स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन जब होता है अपना ट्रांसफॉर्मर बैंक का, तब हमारी जीरो सीक्वेंस करंट जो है लाइन से ट्रांसफॉर्मर बैंक में फ्लो हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ए थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर हैज। तो थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर होता है एक अपना, लाइटनिंग अरेस्टर में जो भी हम मेटल यूज में लेते हैं वो क्या होता है, जब हमारी जो है ये हाई वोल्टेज जो वेव आती हैं उनको लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करा देता है। इस तरह की मेटल या मटेरियल हम यूज में लेते हैं एलए के लिए। तो जो थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ऑप्शन दे रखा है ए इनवर्स रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, बी दे रखा है ए गैप, सी है इफिशियंट अर्थिंग एंड डी दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्स रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गैप। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसके रजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इनवर्स होते हैं, मतलब वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और गैप होता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, किसी ने भी उसका आंसर किया नहीं है तो मैं बता देती हूँ उसके लिए। उसके अंदर दे रखा था हमें इंसुलेटर एंड लाइटनिंग अरेस्टर का इम्पल्स रेशियो। तो इंसुलेटर का हाई होता है और लाइटनिंग अरेस्टर का लो होता है। तो आज के 40 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं यहाँ पे। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन मैं छोड़ती हूँ आपके लिए तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें उसके लिए। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।